आफ्टरनून ऑल फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर टैक्सेशंस ऑफ एमएस। एमएस के अंदर टैक्सेशंस क्या होते हैं इसको हम आज जानेंगे। मैंने आपको पिछले क्लास में म्यूचुअल फंड्स जो एमएफ होते हैं उसकी रेगुलेशंस को पढ़ाया था। कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए टैक्सेशंस या आपके कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करते हुए म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि उसमें टैक्सेशंस जो है वो किस टाइप्स की होती है या कौन कौन से टैक्स जो है वो आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें लिए जाते हैं या आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मली आप जो है वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं और बदले में आपको एक रिटर्न अमाउंट जो है वो दी जाती है। तो जो वो रिटर्न अमाउंट दी जाती है जितने टाइम पीरियड के लिए साथ में आप उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं उतने टाइम पीरियड को आप क्या बोलते हैं, होल्डिंग पीरियड बोलते हैं। आपने चीजों को होल्ड करके रखा है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, चीजों को बना के रख रहे हैं, तो उसे आप क्या बोलेंगे, आपका होल्डिंग पीरियड। और उस होल्डिंग पीरियड को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन होल्डिंग पीरियड। तो सबसे पहले आप जानिए कि होल्डिंग पीरियड जो है वो क्या होता है। फर्स्ट, व्हाट इज होल्डिंग पीरियड? द पीरियड ओवर विच इन्वेस्टर स्टे इन्वेस्टेड इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम इज नोन एज द होल्डिंग पीरियड। जो एक ऐसा पीरियड जहां पर इन्वेस्टर्स जो है वो मनी को कुछ समय के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाते हैं उसे आप बोलते हैं होल्डिंग पीरियड। बेसिकली कहा जाए या हम हमारे नॉर्मल थॉट प्रोसेस की मीनिंग में इसको समझे तो ये एक ऐसा है कि जितने समय के लिए आप म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं या जितने समय के लिए आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपका होल्डिंग पीरियड। ऐसा समझे तो होल्डिंग पीरियड मींस आपको कुछ समय के लिए चीजें क्या कर दी जाती है, होल्ड कर दी जाती है। कुछ समय के लिए कुछ अधिकार जो है वो आपको दिए जाते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं, उसका होल्डिंग पीरियड बोलते हैं। नॉर्मली जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे आप इन्वेस्टर्स को देखते हैं पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो किसी कंपनी में तो वो बन जाते हैं पार्टनर बन जाते हैं। उसी प्रकार जो है जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा जो है वो लगाते हैं तो उस समय के लिए आपको पैसा क्या कर दिया जाता है, होल्ड कर दिया जाता है, या आप उस ऑर्गेनाइजेशन में एक होल्ड बन चुके हैं तो उस पीरियड को आप क्या बोलेंगे या उस टाइम टेन्योर को आप क्या बोलेंगे, आपका होल्डिंग पीरियड। फिर नेक्स्ट हम समझते हैं इसके टाइप्स। अगर आप होल्डिंग पीरियड की टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर मैंने 2 टाइप्स ऑफ होल्डिंग पीरियड जो है बताए हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए आपको दिया गया होल्डिंग पीरियड क्या कहते हैं, कुछ समय के लिए दिया गया शॉर्ट टर्म, और जब आप लंबे समय तक उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं पैसा तो उसे आप क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म। ऐसे ही आपके बिजनेस में भी होता है, अगर आप कुछ समय के लिए कोई सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म बिजनेस, और जब आप उसको रनिंग में कर देते हैं या सालों से चल रहा है बिजनेस तो उसे आप क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म बिजनेस। उसी प्रकार जो है हमारे म्यूचुअल फंड में भी होता है, अगर आप पैसा सिर्फ कुछ थोड़े समय के लिए उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे आप क्या बोलोगे, शॉर्ट टर्म, और जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं पैसा तो उसे आप क्या बोलेंगे, या लंबे समय तक उसके कस्टमर बने रहते हैं तो उसे आप बोलेंगे लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ होल्डिंग पीरियड या 2 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स टाइम टेन्योर के अकॉर्डिंग जो है वो दिया गया है। कुछ लंबे समय के लिए मतलब शॉर्ट टर्म, और कुछ थोड़े समय के लिए दैट मींस शॉर्ट टर्म, और कुछ लंबे समय के लिए दैट मींस लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे इसकी टैक्सेशंस की। अगर मैं यहाँ पर इसके टैक्सेशंस की बात करूँ तो टैक्सेशंस जो है वो अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर टैक्सेशंस जो है मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट, इक्विटी फंड। जब आप इक्विटी फंड की बात करते हैं तो इक्विटी फंड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है
लेस 12 मंथ दैट मींस शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको दिया गया 12 महीने के अंदर अंदर का दिया है इट मींस शॉर्ट टर्म, और अगर 12 महीने से ज्यादा के लिए दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए लॉन्ग टर्म इक्विटी। जैसे आप इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं ना, तो इसी तरह इक्विटी डेब्ट भी होता है जो कि वहां पर म्यूचुअल फंड में आपको प्रोवाइड किया जाता है। जब आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो उसमें इक्विटी डेब्ट कितने टाइम के लिए दिया जाता है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो वो आपको बिलो द 12 मंथ के अंडर में दिया जाएगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसे इशू करवाना चाहते हैं तो फिर अबाउट द मोर देन 12 मंथ मतलब 12 महीने से ज्यादा के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट डेब्ट फंड। जब आप डेब्ट फंड की बात करते हैं तो डेब्ट फंड लेस और मोर देन 36 मंथ के लिए दिया जाता है। डेब्ट फंड बेसिकली 36 मंथ के लिए आपको इशू करवाया जाता है। जब आप डेब्ट फंड की बात करते हैं तो डेब्ट फंड क्या होता है, जब आप डिबेंचर्स या डेब्ट को इशू करते हैं उसी प्रकार म्यूचुअल फंड में भी आपको डेब्ट फंड दिया जाता है, और वो डेब्ट फंड होता है टोटल 36 मंथ का। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए डेब्ट फंड को इशू किया है तो आपको 36 मंथ के अंडर का दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं आप इन्वेस्ट उसमें पैसा, तो आपको डेब्ट फंड कितने समय के लिए दिया जाएगा, मोर देन 36 मंथ मतलब 36 मंथ से ज्यादा के लिए उसे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 36 मंथ मींस 3 ईयर, और यहाँ पर 12 मंथ मींस 1 ईयर। मैं आपको कंफर्म कर दूं कि इक्विटी फंड जो है 12 मंथ दैट मींस 1 ईयर के लिए आपको इशू किया जाता है, और जो डेब्ट फंड है वो 36 मंथ दैट मींस 3 ईयर के लिए आपको क्या किया जाता है, इशू करवाया जाता है। उसके बाद में बैलेंस फंड। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे बैलेंस फंड की। जब आप बैलेंस फंड की बात करते हैं तो बैलेंस फंड लेस और मोर देन 12 मंथ, ये भी बैलेंस फंड मतलब संतुलित करना। जब आप संतुलन को बनाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, तो उस फंड को जिसको आप बैलेंस करना चाहते हैं वो कब के लिए इशू होता है, या तो आपको अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो 12 महीने के अंदर आपको इशू होता है, या अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे इशू करते हैं तो 12 मंथ के आफ्टर मोर देन 12 मंथ के लिए ये क्या होगा, आपको इशू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट होता है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड की अगर हम बात करते हैं तो डेब्ट ओरिएंटेड में मैंने आपको पहले बताया बैलेंस फंड नॉर्मली अगर आप इशू करते हैं तो 12 मंथ के लिए होता है, लेकिन जब आप बैलेंस फंड को डेब्ट ओरिएंटेड के साथ में इशू करते हैं, जब यहाँ पर डेब्ट ओरिएंटेड की बात होती है तो डेब्ट ओरिएंटेड के साथ में आपको 36 मंथ के लिए यानी कि 3 ईयर के लिए क्या किया जाएगा, इशू करवाया जाएगा। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बैलेंस फंड की बात करें तो वो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में 12 महीने के लिए किया जाएगा इशू। और जब आप बैलेंस फंड की डेब्ट इशू की या डेब्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं तो वो 36 मंथ मतलब 3 ईयर के लिए आपको क्या किया जाएगा, इशू करवाया जाएगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसको इशू करवाते हैं तो 36 मंथ के अंदर इशू होगा, और अगर आप मोर देन लॉन्ग टर्म के लिए इशू करवाते हैं तो मोर देन 36 मंथ के लिए इशू होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एसआईपी मतलब कि शॉर्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। जब आप सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी की बात करते हैं, इसे आप शॉर्ट इन्वेस्टमेंट प्लान भी बोल सकते हैं। तो एसआईपी जो नॉर्मली आपको 12 मंथ के लिए इशू होती है, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये 12 मंथ के लिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो 12 महीने या उसके अंदर के लिए इशू होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको इशू करते हैं तो ये आफ्टर मोर देन 12 ईयर के लिए क्या
ऊपर इशू होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये सारे टैक्सेशन है जो कि आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फॉर सिक्योरिटी और फॉर द फ्यूचर प्लानिंग। तो जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको क्या करता है, फ्यूचर को सिक्योर करने की बात करता है। या जब आप फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी, म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड इंडिया में कैसे आया, यूटीआई के थ्रू आया, उसके बाद ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना जो कि सबको क्या करता है, फाइनेंशियल हेल्प करने का काम करता है। फिर हमने उसके रेगुलेशन करे कि उसको कंट्रोल कौन करता है, म्यूचुअल फंड को सेबी करता है। सेबी के थ्रू क्या किया जाता है, म्यूचुअल फंड को कंट्रोल और मैनेज किया जाता है। साथ ही साथ फिर हमने आज पढ़ा कि म्यूचुअल फंड की टैक्सेशन जो टैक्स रहती है वो किस तरीके के होते हैं। तो मैंने आपको ये 6 पॉलिसीज बताई है, टैक्सेशन पॉलिसीज। इसके थ्रू क्या किया जाता है, म्यूचुअल फंड अपना वर्क करता है। एंड देन ये होल्डिंग पीरियड क्या होता है, होल्डिंग पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जितने समय के लिए आप पैसे क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये था हमारा टैक्सेशन ऑफ म्यूचुअल फंड या टैक्सेशन ऑफ एमएफ की बात अगर आप करते हैं तो इसके थ्रू आप जान सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो सिलेबस है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का वो कंप्लीट होता है। ये आपकी लास्ट यूनिट थी, मैंने आपको पहले भी बताया। इसके साथ साथ आपका सिलेबस सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो का जो कि फाइनेंस स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट था उसका सिलेबस भी आज कंप्लीट होता है। आज हमने पढ़ा टैक्सेशन ऑफ एमएस होता क्या है, उसमें हमने सबसे पहले जाना होल्डिंग पीरियड क्या होता है। कुछ समय के लिए जब आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं और उसके थ्रू आप क्या करते हैं, होल्ड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो उसे आप क्या बोलेंगे, होल्डिंग पीरियड। टाइप्स ऑफ होल्डिंग पीरियड कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। उसके बाद फिर हमने टैक्सेशन को समझा था, किस तरीके से जो है म्यूचुअल फंड जो है अपना टैक्सेशन इशू करवाता है। एक होता है आपका इक्विटी फंड, दूसरा होता है आपका डेब्ट फंड, तीसरा होता है आपका बैलेंस फंड, चौथा होता है बैलेंस फंड इन डेब्ट ओरिएंटेड, फिर तो होता है आपका सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्लान एंड लास्ट इज सिक्योरिटी टैक्सेशन टैक्स। तो ये सारी चीजें जो है आपकी म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन में आएगी। तो आज की डेट में हमने पढ़ा कि म्यूचुअल फंड को आप किस तरीके से टैक्स पे कर सकते हैं। अभी तक हमने जो पूरा सिलेबस सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पढ़ा है उसके अंदर हमने कौन कौन सी चीजें कवर करी। सबसे पहले हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किन किन एस्पेक्ट से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड फिर हमने रिस्क एंड रिटर्न को पढ़ा। फिर मैंने कुछ थ्योरीज आपको बताई थी अलग अलग, जैसे मार्कविच की थ्योरी या शार्प टैंक का मॉडल, और ये सारी चीजें मॉडल्स और थ्योरीज पढ़ाई कि रिस्क को किस तरीके से कम कर सकते हैं जिससे आप रिटर्न जो है वो ज्यादा आपको मिल सकता है। उसके बाद उसके साथ साथ हमने पढ़ा है पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो क्या होता है, अलग अलग डाटा को एक जगह इकट्ठा करना, कलेक्ट करना आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। उसको किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। साथ ही साथ फिर हमने पढ़ा म्यूचुअल फंड को, फिर से म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसके साथ साथ और भी दूसरी जो वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें भी समझा। उसके साथ साथ हमने यूटीआई को समझा कि यूनियन ट्रेड ऑफ इंडिया क्या होता है, यूटीआई क्या होता है, और म्यूचुअल फंड्स में वर्किंग जैसे होती रेगुलेशंस को पढ़ा। ये सारी चीजें जो है हमारा पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ जो भी सिलेबस में था हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस हमारे आएंगे एग्जाम में वो आपके 5 यूनिट के अंदर ही आएंगे। आप लोग जो क्वेश्चंस करते हैं कि मैम एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो आपके नॉर्मली क्वेश्चंस जो है वो सारे 5 यूनिट्स को मिलाकर ही आएंगे। और जब आप 5 यूनिट्स की बात करते हैं तो पूरे 5 यूनिट्स में से कोई से भी टॉपिक्स के जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। हर एक यूनिट से
कोई सा भी टॉपिक जो है वो ले सकते हैं। जैसे आपकी जो 5 यूनिट थी उसमें 5 चैप्टर थे, जो 50 लास्ट यूनिट हमने अभी कंप्लीट किए है, इसके अंदर 5 टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं। 5 चैप्टर जो है आपके हैं, उसमें आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आपका रिस्क एंड रिटर्न, आपकी थ्योरीज पढ़ाई मैंने, और उसके साथ साथ आपके जो भी रिस्क एंड रिटर्न को लेकर है, तो ये सारी चीजें जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं। इस हिसाब के आपके पूरे 5 यूनिट्स के अंदर ही क्या किए जाते हैं, क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। तो ये था हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पूरा चैप्टर या सिलेबस। इसी के साथ आपका सिक्योरिटी एनालिसिस का सिलेबस भी कंप्लीट होता है। और अब जब आपके एग्जाम्स आने वाली है तो आप कीजिए आपके एग्जाम्स की तैयारियां एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।